हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। बात की जाए तो एक तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली डेली लाइफ में यूज भी किए जाते हैं। तो सारी जानकारी आज के इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। इससे पहले 3 सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, उसको जाके देखिए। सभी सब्जेक्ट के एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ नोट्स में ऑफर्स जो आते हैं हमारी एप्लीकेशन में वो भी मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा गुडारिया फार्मेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यूनिट सेकंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट हमने देख लिया एसिड बेस्ड बफर, सेकंड हमारा होने वाला है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंटरसेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड इसके बाद लास्ट इसमें देखेंगे हम डेंटल प्रोडक्ट्स। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। अब आप लोग देख रहे हो कि स्टार क्यों लगा हुआ है। तो भाई मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों को बताया था, लास्ट जो टॉपिक था ये ड्रग उसी टॉपिक से आने वाली है। ठीक है, ये कंपाउंड जो हैं ये उसी टॉपिक के हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं तो वहां पढ़ने की इनको जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको स्टार मार्क, ये ऑलरेडी सिलेबस में स्टार मार्क आता है तो यहाँ से स्टडी इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारे यूनिट सेकंड के अंदर 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, टोटल 10 कंपाउंड हमें स्टडी करने हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके स्पेसिफिक जो भी प्रिपरेशंस ऐसे हैं वो हमें देखना होता है, क्योंकि वो वहां पे टॉपिक में मेंशन होगा। ठीक है, बाकी हम जैसे पोटेशियम क्लोराइड है स्टार मार्क में, इसको नॉर्मली हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्टार मार्क होते हैं वो ही पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आयंस रिलीज करते हैं और बॉडी को बैलेंस रखते हैं। बॉडी में या तो ग्लूकोज का लेवल हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्ट रेट हो गया, कहीं ना कहीं मतलब सारे सिस्टम पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। और ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मतलब एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे, बाहर अपना काम करेंगे, और एक होता है इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर ये काम करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, डेफिनेशन हमने जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सबस्टेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयन इन बॉडी। मतलब हम बाहर से लेते हैं इनको, वैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हम फूड वगैरह जो भी लेते हैं उसकी मदद से आते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बाहर से लिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट आर सबस्टेंस है दैट डिसोसिएट इनटू, बॉडी में जाके ये डिसोसिएट होगा किसमें, आयंस में, इन बॉडी फ्लूइड। इट हेल्प इन मेंटेनिंग, क्या क्या मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तरीके से वाटर बैलेंस करेगा हमारी बॉडी के अंदर, नर्व कंडक्शन करवाएगा। नर्व कंडक्शन होगा तभी हमारा सारा सिस्टम काम कर पाएगा, हमारा हार्ट काम कर पाएगा। ठीक है, मसल्स कंस्ट्रक्शन करवाएगा, मसल्स कंस्ट्रक्शन करवाएगा तभी हम हिल डुल पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये मसल्स कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हो रहा है। एंड एसिड बेस बैलेंस भी ये करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, वर्क है इलेक्ट्रोलाइट्स के, जो आपको याद होने चाहिए। तो हिंदी में देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के द्रवों फ्लूइड में आयन बनाते हैं और जल संतुलन, जो हमारी नर्व कंडक्शन है, मसल्स कंस्ट्रक्शन है और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। एग्जांपल देखिए, NaCl है, बाहर से लेंगे, सलाइन के रूप में भी लेते हैं, और भी काफी डिफरेंट टाइप से इसको लिया जाता है। बॉडी में जाके बॉडी फ्लूइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए कुछ मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली 2 पार्ट से डिवाइड किए गए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में केटाइन की बात करें, केटाइन मतलब कि उनके पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सोडियम आयन होता है, ठीक है। और इंट्रासेल्यूलर की बात करें तो पोटेशियम आयन मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन है। मेजर एनाइंस की बात करें तो क्लोरीन है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है और इंट्रासेलुलर में फॉस्फेट है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा अदर आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, स्मॉल क्लोराइड है और इसके अलावा बाइकार्बोनेट है। तो ये कुछ अदर आयंस हो गए। लेकिन मेजर की बात करें तो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर इनकी कमी हो जाए तो काफी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। काफी डेंजरस बीमारी हो सकती है। की पॉइंट देखिए, सोडियम मेन एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइंस है, ठीक है। पोटेशियम मेन इंट्रासेलुलर केटाइंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर होता है। देखिए काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्या ये इनफ है? इनफ मैं नहीं बोलूंगा कि जो भी लेक्चर है ये इनफ है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं आप लोगों की, बेटा ये समझाने के लिए है। आपको समझ में आ गई ना चीजें तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, नोट से पढ़ लोगे, बुक से पढ़ लोगे, लेकिन जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी आप कितनी बड़ी रेफरेंस बुक उठा लो, स्टैंडर्ड बुक उठा लो, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि भाई आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत आती है। इस वजह से सबसे पहला हमारा मोटिव है कि आपको चीजें समझ में आए, फिर आप आराम से पढ़ लोगे, नोट्स से भी पढ़ लोगे। नोट्स भी हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं, तो ये मत सोचना कि ये इनफ है, इनफ नहीं है, लेकिन समझने के लिए इनफ है। बाकी नोट्स आपको लेना होगा, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करें तो क्या फंक्शंस होंगे जानते हैं आप लोग फंक्शंस? तो बेसिकली दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, केटाइन और एनाइन। केटाइन मतलब पॉजिटिव आयंस होंगे, तो पॉजिटिव में आता है हमारा सोडियम आयन। सोडियम का क्या है भाई? सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस करेगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। वाटर लॉस हो जाता है डायरिया की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, तो क्या देते हैं? ओआरएस वगैरह देते हैं ना, या फिर सलाइन देते हैं, नॉर्मल सलाइन, NaCl ही तो आता है उसके अंदर, ठीक है। नर्व इंपल्स एंड कंडक्शंस करवाएगा, मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। भाई ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, ठीक है। अगर मसल्स कंस्ट्रक्शन नहीं हो तो हम मूवमेंट भी नहीं कर पाते, अपने काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हेल्प इन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो सोडियम पानी और नसों में ना उसका संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे आता है पोटेशियम। पोटेशियम बेसिकली मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बेसिकली हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है भाई? पोटेशियम। और पोटेशियम मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है, सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। रेगुलेट करता है एंजाइम्स को इनसाइड सेल, क्योंकि ये इनसाइड इंट्रासेलुलर होता है। तो पोटेशियम हार्ट और सेल का काम सही रखता है, उनको मेंटेन बनाए रखता है। ये बेसिक्स है सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। तो दीज आर द केटाइन्स। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे बड़ा जो रोल होता है बोन एंड टीथ के कंपोनेंट्स बनाने में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नहीं तो अगर बोन हमारा स्केलेटल ही ठीक नहीं रहेगा, कैल्शियम की कमी से क्या होगा भाई? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये डेंजरस डिजीज, हम चल फिर भी नहीं पाएंगे, बहुत पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, बोन्स कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो बोन और टीथ कंपोनेंट बनाता है, नीड फॉर क्लोटिंग के लिए भी हेल्प करता है, मसल्स कंस्ट्रक्शन में भी और नर्व ट्रांसमिशन में भी। तो कैल्शियम हड्डियां, खून जमना और मांसपेशियों जैसी प्रॉब्लम में हेल्प करता, ठीक है। तो ये बेसिक इसके रोल्स हैं। इसके अलावा आता है मैग्नीशियम आयन, कोफैक्टर इन एटीपी रिएक्शंस। एटीपी रिएक्शन में एज ए सहायक इलेक्ट्रोलाइट आयंस ये हेल्प करता है, मेंटेन करेगा न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलिटी को, मसल्स को स्टेबल करेगा, नर्व इंपल्स को स्टेबल करेगा। मैग्नीशियम एटीपी एंजाइम्स में सहायक होता है, ठीक है। ये तो बेसिक रोल हो गया। अब बात करें एनाइंस की, तो एनाइन में हमारा है क्लोराइड। तो क्लोराइड बेसिकली बैलेंस करेगा सोडियम आयन को फ्रॉम HCl इन स्टोमक, HCl इन स्टोमक। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आता है। बाइकार्बोनेट एक तरीके से बफर है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। मेन काम होता है इसका, मेन बफर ऑफ ब्लड, पीएच कंट्रोल करता है। फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ, जैसे एटीपी में भी फॉस्फेट होता है, डीएनए में भी फॉस्फेट होता है, आरएनए में भी फॉस्फेट होता है। तो कंपोनेंट ऑफ एटीपी, डीएनए एंड आरएनए। बफर इन यूरिन एंड सेल्स, बफर के रूप में भी यूज करते। बफर क्या होते हैं? जो पीएच को चेंज नहीं होने देते, पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। वो कल हमने देखा था।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है, डायरिया की कंडीशन हो गई या फिर कोई जल गया है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो डेफिनेशन देखिए, रिप्लेसमेंट थेरेपी गिविंग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन बॉडी लॉस देम, या तो डिहाइड्रेशन की वजह से या डायरिया की वजह से या बर्न की वजह से, किसी भी कारणवश हमारी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इसमें शरीर से इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर उन्हें बाहर से दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो रिप्लेस किया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और ये स्टार मार्क है, यूनिट फर्स्ट का लास्ट जो टॉपिक है उसमें से है ये, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? बेसिकली सबसे पहले फ्रॉम सा वाटर, जो समुद्री वाटर होता है उसमें जो इवोपरेशन से वाटर निकलता है उससे सोडियम क्लोराइड बनता है। पता था आपको? नहीं पता था तो याद कर लेना। फॉर्म रॉक साल्ट, रॉक साल्ट आपने देखा है कभी रास्ते में जाते टाइम कोई बैलगाड़ी पे बड़े बड़े पत्थर से रख के रखता है, वो भाई रॉक साल्ट होता है। तो उससे भी हमारा क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। बाय न्यूट्रलाइजिंग या फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शंस होगी NaOH या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, विथ HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl। तो ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शन से भी बनाए जाते हैं, तो ये प्रिपरेशंस है, ठीक है। तो भाई जो भी स्टार मार्क कंपाउंड्स हैं उनको डिटेल में देख लेना नोट्स के अंदर, ठीक है। चलिए असे की बात करें तो असेस का होगा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन किसके साथ करवाई जाएगी? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये इसका असे होगा। असे का मतलब यही होता है कि इसकी प्योरिटी वगैरह चेक की जाएगी, जैसे लिमिट टेस्ट में हम करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टल होता है, सोल्यूबल इन वाटर होगा, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 801 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, बहुत ज्यादा है। मेडिसिनल यूज क्या है भाई? सबसे पहला तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करेगा। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है, और 0.9% सलाइन फॉर आईवी इन्फ्यूजन, जो बोलते हैं ना ड्रिप लगा दो ड्रिप लगा दो, वो इस चीज की ड्रिप लगाई जाती है। कोई भी डिहाइड्रेशन हो, कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो, डायरिया हो, फीवर हो, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वापस से रिप्लेस कर दिए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वापस से एनर्जी आ जाती है। नजल ड्रॉप्स के अंदर भी NaCl होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी NaCl का यूज किया जाता है। तो NaCl नमक सबका इलाज है, ORS और सलाइन दोनों में इसका काम होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम ग्लूकोड ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रिप्लेस करता है, कैल्शियम आयंस को रिप्लेस करता है, जिससे हमारी बोन्स हेल्दी होती हैं, ठीक है, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, और भी काफी मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो ग्लूकोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई? कैल्शियम ग्लूकोनेट। या रिएक्शन होती है, रिएक्शंस आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। असेस का होगा EDTA के साथ इसकी टाइट्रेशन करवाई जाएगी, और इंडिकेटर यूज होगा हमारा मर्कजाइड, ठीक है। इंडिकेटर और EDTA के साथ टाइट्रेशन करवाई जाएगी, ये ऐसे हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइस क्रिस्टलाइन होंगे, स्प्रिंगली सोल्यूबल होंगे, ठीक है। यूजेस की बात करें तो कैल्शियम सप्लीमेंट, सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस में कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है। एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, अगर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, उस कंडीशन में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। IV फॉर हाइपोकैलेमिया टिटेनी, हाइपोकैलेमिया का मतलब बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो IV इंट्रावीनसली इसको इन्फ्यूज किया जाता है। इसलिए टिटेनी जैसी डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि मसल्स अचानक से, मतलब इनवॉलंटरी, अपने कंट्रोल में नहीं होगी। जैसे अभी अपने कंट्रोल में कि हम ऐसे इसको करवा रहे हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन टिटेनी में क्या होता है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने आप होता है, हमारे कंट्रोल में। जैसे हाथ हमारा ऐसे हो गया, अब बोलते हो ना अटक गया है, वो फिल्मों में देखते हो ना, तारक मेहता देखा होगा ना, बापूजी अटक जाते हैं, उस टाइप से वो मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और रही रहती है वो, ठीक है। जैसे ये हो गया, हाथ इधर हो गया, अंगुलियां इधर हो गई, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टिटेनी। इसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की कमी की वजह से टिटेनी होता है। एडजंक्ट इन एलर्जिक थेरेपी, एलर्जी में भी सहायक यौगिक के रूप में यूज करते हैं, कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को। आगे आता है पोटेशियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। यूजेज इसके हैं कैलेमिया, मतलब कि पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कमी होगी तो हार्ट हमारा कंडक्शन नहीं कर पाएगा,
हार्ट से रिलेटेड डिजीज कोज हो सकती है। प्रिवेंट इरेगुलर हार्ट बीट होगी तो उसको भी प्रिवेंट करेगा ये, ठीक है। ओरल और आईवी रिप्लेसमेंट थेरेपी इसकी दी जाती है। तो ये कुछ यूजेस हैं पोटेशियम क्लोराइड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इस पे भी क्वेश्चंस बनता है बेटा, 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बन जाता है। तो कंपोजिशन की बात करें 1 लीटर में क्या क्या कंपाउंड्स हमें चाहिए, सबसे पहले NaCl चाहिए हमें 2.6 ग्राम, उसके बाद हमें पोटेशियम क्लोराइड चाहिए 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट चाहिए 2.9 ग्राम, ठीक है, ग्लूकोज चाहिए 13.5 ग्राम। ये 1 लीटर के लिए बताया जा रहा है फॉर्मूला। इसके अलावा यूजेस क्या क्या कहाँ किया जाता है भाई इसका, रीस्टोर लोस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन डायरिया ऑन वोमिटिंग। वोमिटिंग की वजह से हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, डायरिया की वजह से लॉस हो जाते हैं, उनको रीस्टोर करने के लिए हर एक पेशेंट को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है। रेडीमेड प्रिपरेशन है ये बेसिकली। ग्लूकोज एनहांस करता है सोडियम आयंस और वाटर एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। जैसे कि ORS जो हमारा है वन रेडी सॉल्यूशन फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल पीएच जो होगा हमारा ब्लड का 7.35 टू 7.45 स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो ये मेंटेन होना चाहिए। एसिड बेस बैलेंस का मतलब यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एसिड या बेस है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हम बेसिकली बफर्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। तो बफर कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि बफर सिस्टम में बाइकार्बोनेट बफर ब्लड के लिए यूज होता है। ब्लड का पीएच ये बनाए रखता है 7.35 टू 7.45 तक, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट बेसिकली H+ आयन और H3O में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है ये किस में टूटता है, H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट में, ठीक है। चलिए इसके अलावा फॉस्फेट बफर यूरिन एंड किडनी के अंदर पीएच को मेंटेन करेगा। प्रोटीन बफर हीमोग्लोबिन इन आरबीसी के अंदर पीएच को मेंटेन कर, देखिए पीएच मेंटेन होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बफर सिस्टम और ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं। रोल इन लंग्स रिमूव करेगा CO2 को, एसिड कंट्रोल करेगा। फास्ट रेगुलेशन ऑफ पीएच इसके अंदर होता है। रोल ऑफ किडनी के अंदर एक्सक्रिएट होगा H+ आयन एंड रीअब्सॉर्ब होगा SCO3, तो SCO3 हमारे लिए हेल्पफुल है, H+ आयन हेल्पफुल नहीं होगा तो उसको रिमूव कर देगा, एक्सक्रिएट कर देगा, वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगा SCO3 को। लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस करेगा ये, क्योंकि भाई बाहर ही नहीं जाने देगा HCO3 को, तो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा और पीएच को मेंटेन रखेगा, ठीक है। ये कुछ फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है और ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो रहा हो तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हो सकता है कि हम आने वाले कुछ दिनों में एक डाउट सेशंस रख लें, एक बार हमारा ये सब्जेक्ट सभी कंप्लीट हो जाए, हम एक डाउट सेशन रखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम आप सभी बच्चों से हम बातचीत करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं एग्जाम रिलेटेड, आप एग्जाम कैसे देना है, क्योंकि भाई काफी सारे डाउट्स होंगे बच्चों के, तो वो सारे डाउट्स हम एक लाइव सेशन में क्लियर कर लेंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, B.Pharma 8 सेमेस्टर तक। बस आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना जरूर मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।